गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश जोशी और आया हूं आपके बीच आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस एंड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। यह अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है टॉपिक, चाहे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में बच्चे अक्सर छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते हैं, तो उन सब को क्लियर करने के लिए आज हम आपके बीच इनसे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन होंगे उनका जिक्र करेंगे। तो फिर शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो एमाइंस है उसके चाहे फॉर्मेशन की बात करें या फिर स्ट्रक्चर की बात करें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, वह सब कुछ आपको मेरे अगले वीडियो में मिल जाएगा। परंतु इस पर्टिकुलर वीडियो के स्टार्ट करने से पहले इसे एक बेस यानी आधार देने की जरूरत होगी और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा एमाइंस के बारे में समझना होगा कि एमाइंस किस प्रकार से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो देखिए, अगर हम एमाइंस के फॉर्मेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर यदि हम कोई अमोनिया लें, इस अमोनिया का कोई भी हाइड्रोजन एटम, सपोज इस हाइड्रोजन एटम की बात करें, यह रिप्लेस किया जा रहा है किसके द्वारा? आर के द्वारा। आर यहां पे क्या है? एल्केन। एल्केन। अगर कोई हाइड्रोजन एटम अमोनिया का किसी एल्केन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो इस प्रकार से आर हाइड्रोजन की जगह लेकर के एमाइंस बन जाता है। सिंपल सी बात है। ध्यान रहे, आर की जगह कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एराइल। तो इस प्रकार से एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। यहां पर केवल एक हाइड्रोजन का स्थान कोई एक एल्किल ग्रुप ले रहा है। अगर फिर से किसी दूसरे हाइड्रोजन की जगह यहीं पे दूसरा आ जाता तो फिर इनका नाम चेंज हो जाता है। जैसे यहां पर ये, इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी एमाइंस। यदि कोई दो एल्किल ग्रुप होते तो सेकेंडरी या टर्सरी, उसका जिक्र आगे करेंगे। थोड़ा सा एमाइंस के बारे में अगर हम कहें तो एमाइंस नेचर में भी पाए जा सकते हैं, चाहे वो विटामिन के रूप में हो या फिर हार्मोन्स के रूप में हो या फिर प्रोटीन्स के रूप में हो। कहीं ना कहीं उनके बनने में एमाइंस का योगदान होता है, या फिर सिंथेटिकली एमाइंस का फॉर्मेशन किया जा सकता है। अगर हम नेचर में बात करें, प्रकृति में,
अमाइंस विटामिन के रूप में पाए जा सकते हैं, हार्मोन्स के रूप में पाए जा सकते हैं, प्रोटीन के रूप में, और अगर सिंथेटिकली बात करें तो पॉलीमर आपने नाम सुना होगा, और पर्टिकुलरली पॉलीएमाइड, चाहे आप नायलॉन 66 की बात करें, आपने नाम सुना होगा, केवल जनरल आइडिया देना चाहूंगा। नायलॉन 66 एक प्रकार का पॉलीएमाइड है, और हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के कंडेंसेशन से नायलॉन 66 प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक सिंथेटिकली इसमें भी एमाइड्स का योगदान है, या फिर हम कह सकते हैं ड्रग्स के रूप में या फिर डाइज के रूप में सिंथेटिकली एमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। यहां पर अगर ड्रग्स की बात आ गई है तो एक सपोज एक अमाइंस है नोवोकेन। नोवोकेन एक एनास्थेटिक ड्रग है। एनास्थेटिक से समझते हो मतलब पर्टिकुलरली अगर हम दांत को कहीं निकालते हैं तो दांत को निकालने से पहले एक उसको सुन करने का, उसकी जो अगल बगल की जो त्वचा होती है उसको सुन किया जाता है। तो नोवोकेन वही एक ड्रग्स है जो एमाइड, जिसमें एमाइड ग्रुप कहीं ना कहीं पाया जाता है, और ये एक एनास्थेटिक ड्रग है जो दांत को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये जनरल आइडिया हो गया। अब हम अपने पर्टिकुलर टॉपिक बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा है कि एमाइंस का फॉर्मेशन अमोनिया से हाइड्रोजन रिप्लेस करके किया जाता है। तो अगर हम अमोनिया की बात करें तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार की जो बॉन्डेड संरचना है इसमें आपको दिख रहा है कि एक तो लोन पेयर है और जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है वह 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इस टोटल स्ट्रक्चर में ये तो हो गया एक लोन पेयर, और यहां पर 1 2 और 3 यानी कि 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर क्यों जरूरी हो जा रहा है समझाना कि अमोनिया एक लोन पेयर की उपस्थिति के कारण बेसिक नेचर प्रदर्शित करता है। अगर आपको याद होगा कि एक साइंटिस्ट लुईस ये जिन्होंने एसिड और बेस की अलग से परिभाषा दी है। अगर बेस की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर नोन एज लुईस बेस।
थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे आप। ये जो नाइट्रोजन है ये चारों तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, यानी कि अपने आप में ये इलेक्ट्रॉन रिच है और इसकी क्षमता है ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करने की। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर नोन एज लुईस बेस। तो ये बेसिक इन नेचर हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी एसिड की बात करें और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं AlCl3 यहां पर लोन पेयर होगा नहीं होगा। कैसे? आप सभी जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो 2 8 और 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3। तो ये 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये हमने शो कर दिए इस प्रकार से। और यही तीनों जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 3 क्लोरीन एटम के साथ क्या बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस सेंट्रल एटम के चारों ओर जो सराउंडेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 कितने हैं 6, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट अभी भी नहीं है। तो ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और लुईस ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर नोन एज लुईसेस। तो एक चीज आपकी समझ में आ गया है क्योंकि इसको अभी अपना अष्टक पूरा करना है और ये एक्सेप्ट करेगा, कोई डोनर इसको देगा और ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये तो आपका हो गया लुईस एसिड। ये लुईस एसिड के तरह एक्ट करता है व्यवहार करता है, जबकि ये आपका क्या हो गया लुईस बेस। तो हम अमोनिया और उससे रिलेटेड एमाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी समझना जरूरी हो गया था। तो बात करते हैं आगे। इससे जो बनने वाला जो एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके जो बनने वाला एमाइन है क्योंकि इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाकी सेम 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ऑक्टेट पूरा, साथ में एक लोन पेयर जो इसके बेसिक नेचर को शो करता है। हाँ इतना अवश्य है कि अगर इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए प्राइमरी एमीन और अमोनिया में कौन सा ज्यादा बेसिक इन नेचर है। तो एमाइन अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं। तो उसका मेन रीजन जो यहाँ पे है एल्काइल ग्रुप का एक तरफ से जुड़ना है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। इसका जिक्र हम आगे इसी वीडियो में करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बात की थी कि हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप के रिप्लेस होने के कारण यदि एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। यदि 2 एल्किल ग्रुप और एराइल ग्रुप के द्वारा 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे तो सेकेंडरी एमाइंस का फॉर्मेशन होगा। और अगर तीनों हाइड्रोजन एटम जो अमोनिया से उसके बैलेंस को हाइड्रोजन के रूप में संतुष्ट करते हैं, अगर वो तीनों 3 एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं तो टर्सरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो मैं तीनों एमाइंस को एक बार यहां पे लिख लूं। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्सरी एमाइन। तो इसको नाम भी दे देते हैं। प्राइमरी को आप फर्स्ट डिग्री ऐसे भी शो कर सकते हैं, प्राइमरी एमाइन।
यहाँ पर सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन। तो इस प्रकार से प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन। और मैंने कहा है कि बेसिक नेचर एमाइंस का हम कैसे पता करें। तो सिंपल सी बात है कि एमाइंस से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो आर है, ये अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। और जो रिलीजिंग ग्रुप ये क्या करते हैं, ये एमाइन की डेंसिटी को या एमाइन के जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसी आधार पर हम इनको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है और साथ में अगर इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी हो गई तो ये क्या कहलाएंगे, बेसिक इन नेचर कहलाएंगे। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। यानी कि अगर हम इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करें तो इनमें से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन कम होगा, जो कौन सबसे कम होगा, इनको समझने के लिए हम तीन जो थ्योरी हैं उनका आपस में जिक्र करेंगे और उनको स्टडी करके ओवरऑल यह कंक्लूजन निकालेंगे कि हकीकत में सबसे ज्यादा बेसिक एमाइंस कौन होगा, किस फेज में होगा। ध्यान रखना, क्योंकि जो इसमें समझने वाली बात होती है वो यही होती है कि अगर हम गैसियस फेज, गैसियस मीडियम की बात करते हैं तो फिर कुछ अलग सा रिजल्ट आता है। यानी कि एमाइंस कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन कम होगा, या फिर अगर हम ओवरऑल या फिर पर्टिकुलर लिक्विड फेज, एक्वस मीडियम, एक्वस फेज की बात करते हैं तो वहां पर ऑर्डर कुछ चेंज हो जाता है। तो इसी को समझने के लिए हम यहां पर तीन जो थ्योरी है उनका जिक्र करेंगे और उसी आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमाइंस के लिए। पहली जो थ्योरी है उसको हम प्लस आई इफेक्ट, आई शो कर रहा है इंडक्टिव और प्लस आई शो कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन रिलेटिव ग्रुप का होना पाया। देखिए फिर से हम अगर तीनों एमाइंस की बात करें तो इनमें अलग अलग आप एल्किल ग्रुप देखने को पा रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और प्लस आई इफेक्ट के आधार पर हमें बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर कौन है। तो यहां पर आप देख रहे हैं केवल एक एल्किल ग्रुप है, यहां पर दो और यहां पर तीन। और मैंने आपको पहले ही बताया है जो ये R है इसकी जगह एल्किल ग्रुप हम शो कर सकते हैं, जैसे C2H5 CH3, ये आपके क्या है, एल्किल ग्रुप है। ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। क्या समझ में आया? यानी कि ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे कहां, सेंट्रल एटम की तरफ। इसने किया, यहां पर केवल एक एल्किल ग्रुप है तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहां पुश किया। पुश करके क्या करेगा, ये इस सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या करेगा, उसके घनत्व में वृद्धि करेगा। दूसरे एमाइन पे बात करते हैं, यह भी अपना काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इधर से इधर, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा बढ़ेगी। इसकी बात करें तो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो क्राउड है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहां पर सबसे ज्यादा है। तो इस आधार पर अगर हम समझें
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण या इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता ज्यादा रखता है। अब आप बोलेंगे ऐसे क्यों? यहां पर इसको हम ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के आधार पर भी समझ सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन बोल रहा हूं H प्लस एक्सेप्टर, और एसिड आर H प्लस डोनर। तो देखिए जरा से यहां पर ये जब इसके पास अपने आप में इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज, और H प्लस अपने आप में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो जितने ज्यादा होंगे वो उतने ज्यादा H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करने की क्षमता रखेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। तो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के आधार पर भी अगर हम देखें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता ज्यादा रखेगा, इसलिए ज्यादा क्या होगा, बेसिक इन नेचर। तो इसके अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा यानी कि टर्शियरी अमाइंस, उससे कम सेकेंडरी अमाइंस, और उससे कम प्राइमरी। ये इसमें इसका ऑर्डर होता है, ध्यान रखना। और इसको लिखने से पहले मैं आपके माइंड में एक चीज भर लूं, ध्यान रखना, यह जो चीज है यह केवल और केवल गैसियस फेज के लिए जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आया है कि गैसियस मीडियम में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का ऑर्डर बताइए, तो आपका ऑर्डर ये बिल्कुल क्या है। लेकिन अगर लिक्विड फेज की बात की जाती है तो लिक्विड फेज में क्या होता है कि ओवरऑल देखा जाता है, जिसका हम जिक्र आगे की थ्योरी के साथ करने वाले हैं। तो वहां पर ये ऑर्डर नहीं होगा, वहां पर कुछ और आने वाला है जिसका हम जिक्र करें। हाँ, केवल अगर गैसियस मीडियम, गैसियस फेज आता है तो आपका ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये तो हो गई आपकी इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट के आधार पर हमने समझाने की कोशिश की है कि इस आधार पर अगर हम जिक्र करें तो कौन सा अमाइन ज्यादा बेसिक होगा। अब बात करते हैं सेकंड जो थ्योरी के आधार पर हम समझने वाले हैं वो है सॉल्वेशन। यह भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके आधार पर हम क्या समझेंगे, सॉल्वेशन से, क्योंकि वैसे तो होता नहीं है, तो लेकिन जैसे बोल रहे हैं हम सॉल्वेशन 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 सॉल्यूशन, तो जनरली हम कहें अगर तो अमाइंस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर के साथ ये आसानी से क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर जाते हैं। और आपको पता है कि वाटर क्या करता है, H प्लस, वाटर को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे देगा, H प्लस और OH माइनस। तो ये अमाइंस जो होंगे इसके H प्लस के साथ रिएक्शन कर करके एक कैटायन का फॉर्मेशन बनाएंगे, शो करते हैं। अगर हम प्राइमरी अमाइंस की बात करें, ये आपका प्राइमरी अमाइंस है और वाटर के साथ डिजॉल्व किया तो उसमें केवल मैं वाटर का H प्लस आयन ले रहा हूं, क्योंकि अमाइंस अपने आप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करेंगे और प्रोटॉन को गेन करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन हो गया जो आपको यहां पे दिख रहा है, H। ये H वैलेंसी पूरी, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, यहां पर एक अतिरिक्त बॉन्ड हो रहा है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये एक कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान रखना, अगर ये कैटायन बहुत जल्दी बन रहा है, अगर ये कैटायन बहुत जल्दी बन रहा है और वापस रिएक्शन नहीं हो रही तो अपने आप में क्या है, समझ में आया कुछ, ये क्या है, स्टेबल है। और ध्यान रखना, अगर इस अमाइन से बनने वाला कैटायन अगर स्टेबल है तो ये अपने आप में बेसिक इन नेचर होगा,
क्लियर? आगे बढ़ता हूं, ये चीज आप माइंड में रख लेना। इसको और समझने के लिए कि इनका ऑर्डर कैसे हमें पता चलेगा, क्या एनर्जी का क्या रोल होता है, तो इसको आगे समझते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं सॉल्वेशन और इतना आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि एमाइंस क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। स्टेबिलिटी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कोई भी चीज, चाहे वो मॉलिक्यूल की बात, कोई भी मतलब नेचर, दुनिया में कोई भी उपस्थित, अगर किसी भी वस्तु की, सब्सटेंस की, या फिर कोई भी चीज है, उसकी अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो अपने आप में अनस्टेबल होगा। ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा उस पर इधर उधर भागने की क्षमता, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो अपने आप में एक स्थिर नहीं रहता, अनस्टेबल, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं इस डस्टर की बात करूं तो इसकी यहाँ पर मैंने भले ही उंगली से इसको दबा रखा है, लेकिन एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे अभी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, और ये अपने आप में छोड़ रहा हूँ, नीचे को जो आ रहा है, जमीन में जैसे ही पहुंचेगा इसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो वहां पर ये क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। तो एक चीज आपको समझ में आ चुका है कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबल, एनर्जी कम है तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब बात करते हैं यहां पर, अगर हम प्राइमरी एमाइन की बात करें और उससे बनने वाला जो ये हमने अभी कैटायन बनाया, इसकी बात करें, क्योंकि मैंने कहा है कि वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर के साथ, क्योंकि वाटर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो वाटर को अगर आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो, HO लिख सकते हो। यानी कि अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पर OH, NH, FH बॉन्ड पाया तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यहां पर क्या होगा, ये जो 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल, यहां पर भी वाटर का मॉलिक्यूल, और यहां पर भी वाटर। ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये प्रत्येक हाइड्रोजन एक क्या कैसे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहा है। ध्यान रखना, ये बातें ये बिल्कुल अगर एक बार समझोगे तो बुक पे नहीं आएगा ये समझ। ध्यान रखना, यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, वाटर सॉल्युबल है, और किसके कारण जुड़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, समझ लो। और कौन सा बॉन्ड पाया था, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता होगा, जनरल सी बात है, जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां पर एनर्जी गेन होती है, रिलीज होती है। भाई एनर्जी, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और अगर कहीं पर बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देख लीजिएगा, अगर इसकी बात करें, पहले प्राइमरी एमाइन की बात करें, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड भले ही हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी एनर्जी तो रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी डाउन होगी, और इधर से भी एनर्जी डाउन, एक बार के डाउन, 2 बार डाउन, 3 बार डाउन, यानी एनर्जी डाउन हो। मैंने अभी जिक्र किया था, अगर एनर्जी कम होती तो वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो यहां पर ये प्राइमरी एमाइंस की जहां तक बात करेंगे तो ये क्या करेगा, स्टेबल होगा। और कंपैरिजन अगर सेकेंडरी के साथ अगर करें तो सेकेंडरी के साथ हम ऐसे बात करते हैं, अगर तो यहां पर 2 OH2 जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये डॉटेड स्ट्रक्चर में आपको पता होगा, क्योंकि ये डॉटेड स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रही है। मैं एक सीधा सिंगल बॉन्ड भी खींच सकता था, लेकिन फिर वो चीज नहीं शो करता। तो यहां पर एनर्जी डाउन हो रही है, लेकिन इससे कम, और इससे कम हो रही है तो इससे कम ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर तीसरे एमाइंस की बात करें तो यहीं पर मैं बता रहा हूं, वैसे आपको आइडिया तो आ गया होगा, ये इससे रिलेटेड जो कैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर केवल एक OH2 जुड़ने वाला है, एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ने वाला है।
एनर्जी यहां पर भी डाउन होगी लेकिन इसके कंपैरिजन कम, और इससे तो बहुत दूर। तो यहां पर आपको एक ऑर्डर मिल चुका है, आपको आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा स्टेबल प्राइमरी, सेकेंडरी उससे कम, और टर्सरी उससे कम। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं इंडक्टिव से बिल्कुल उल्टा। इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर आपने देखा था कि टर्सरी अमाइन इज मोर बेसिक, सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी, और उस आधार पर प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक किसके सॉल्वेशन के आधार पर, फिर सेकेंडरी, और फिर क्लियर। अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अगर ओवरऑल की बात करें तो फिर देख रहे हैं आप कुछ अलग हो गया। गैसियस की तो यहां तक सही था। इसके और समझने के लिए, इसको और समझने के लिए एक हम और थ्योरी का यहां पर जिक्र करेंगे, और वो है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बात आती है स्टेरिक होता क्या है। बहुत सारे बच्चे इसको देख करके घबरा जाते हैं। स्टेरिक बल्किनेस, और हिंड्रेंस मतलब एक प्रकार से हम कहेंगे रुकावट पैदा करना, या फिर जनरल रूप में अगर कहें तो हम इसको एक क्राउडनेस, भीड़ वाले नाम से भी हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार से भीड़ है। वो कैसे? अगर माना कोई ग्राउंड ले लो, ठीक है, उसमें हमने कोई गेंद छिपा रखी, और गेंद छिपाने के लिए यहां पर बहुत सारे खिलाड़ी खड़े हैं भाई, बहुत सारे, और मुझे इस गेंद को पकड़ना है, लेकर के आना है यहां से, तो मुझे पहले इनको पार करना होगा। ये मेरे को रुकावट डालेंगे, कोई धक्का देगा, कोई इधर करेगा हाथ, कोई इधर करेगा। और अगर फिर एक दूसरा ग्राउंड ले लो, यहाँ पे बॉल है, बहुत कम भीड़, तो बताओ गेंद मैं कहां से जल्दी प्राप्त करूंगा? यहां से। क्यों? क्योंकि यहां सीधे जाऊंगा भाई, गेंद लेके आऊंगा। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। एल्किल जो ग्रुप है होते हैं वह एक प्रकार से क्राउड का काम करते हैं। ध्यान रखना, अगर फिर से मैं तीनों एमाइंस का जिक्र करूंगा, क्योंकि टॉपिक ही आज यही होने वाला है। ये प्राइमरी एमाइंस है, अब तो आप बिल्कुल पहचान गए हैं। सेकेंडरी एमाइन एंड टर्सरी एमाइन। मैंने कहा है ये जो एल्किल ग्रुप है ना, ये एक प्रकार से इसको भीड़ समझो, ग्राउंड में भीड़। तो बोलो ये भीड़ है, ये भीड़ है, ये भीड़ है, ये भीड़ है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी है, ठीक है। तो इस भीड़ की वजह से यहां से एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या है, हमने निकालने हैं, अप्रोच करने हैं इलेक्ट्रॉन, और अप्रोच करने हैं, लेकिन ये भीड़ इसको रोकने का काम कर रही है। तो बताइए सबसे जल्दी कहां से निकलेंगे? यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे कि यहां पे तो ज्यादा भीड़ है। वे इलेक्ट्रॉन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना प्लस आई इफेक्ट के, हम इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर, और उसका बिल्कुल उल्टा है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तीन भीड़ का, एक क्राउडनेस का काम कर रहे हैं, एक रुकावट का काम कर रहे हैं, हिंड्रेंस रुकावट का कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच न होने से रोक रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करेंगे? रोकेंगे। और आपको पता है जितनी जल्दी कोई बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा तो उतना ज्यादा बेसिक होगा, तो सबसे ज्यादा कौन जल्दी देगा? ये देगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम है, ये देगा। तो इसका ऑर्डर, इस आधार पर हम क्या समझ सकते हैं, इस आधार पर इसका भी ऑर्डर, अच्छा इनको रहने दीजिए, पहला आधार तो ये, दूसरा आपने देखा, आपके माइंड में खुद पता चल चुका होगा कि इस स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल, क्योंकि यहां पे क्राउडनेस कम है, बल्कि ग्रुप लगे हैं, लेकिन बिल्कुल यहां से निकलने की संभावना है, अप्रोच होने की संभावना है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन अप्रोच करके, ठीक है, यहां पर। तो इस प्रकार से अगर हम इनको तीनों थ्योरी को आपस में कंक्लूजन इसका निकालें तो हमारा रिजल्ट कुछ और आने वाला है। और इनको आधार मान करके एक जरूरी चीज हो जाती है, ध्यान रखना, कि नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। वो कैसे? मैं आपको बताता हूं। हम कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर इसको मैं मिटा रहा हूं, अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है, क्या आता है, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इथाइल अमीन, प्राइमरी इथाइल अमीन, सेकेंडरी इथाइल अमीन और टर्सरी इथाइल अमीन के बेसिसिटी का क्रम बताइए। ठीक है, यानी कि R की जगह हमारा कौन सा ग्रुप होगा, C2H5, अगर इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो फिर पूछेगा, अगर देखो क्योंकि क्वेश्चन किस ढंग से पूछे जाते हैं, यहां पर इथाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर एक बना लो अगर, तो माना ये C2H5 एंड दो जगह तो पूरा हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि ये प्राइमरी मिथाइल अमीन है, प्राइमरी इथाइल अमीन है। ठीक है, इसकी बात, या फिर इसी के यहाँ पर फिर एक दूसरा ग्रुप लगा दिया, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे सेकेंडरी इथाइल अमीन हो गया और यहाँ पे टर्सरी हो गया, और उन्होंने पूछा कि इसके बेसिसिटी का क्रम बताए। तो ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम तीनों थ्योरी की अभी तक बात करें जो हमने अभी जिक्र की, तो वहां पर प्रत्येक जगह सेकेंडरी अमीन का स्थान कहां पे था, दूसरी जगह पे था। चाहे आप इधर से जाओ या इधर से आओ, वो अपना मतलब अपने को प्रदर्शित कर रहा है, भाई मैं बीच में हूं ना, मैं किसी से कम हूं ना किसी से ज्यादा हूं। तो ओवरऑल उसको देखा गया है या एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ध्यान रखना एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे शब्द आ रखा है, प्रायोगिक तौर पे जो रिजल्ट आया है उसके तौर पे हम कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी अमाइन होता है, सेकेंडरी इथाइल अमाइन, वो क्या हो जाता है सबसे ज्यादा बेसिक, और उसके बाद क्योंकि अब जिक्र आ रहा है इसकी और इसकी चर्चा हो रही है कि इनमें से कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा अगर इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर देखा था आपने, तो टर्सरी का स्थान यहाँ था, यानी सबसे ज्यादा था, और बाकी की थ्योरी में यहाँ पे कौन कौन से आ रहे थे, ये आ रहे थे, और इनकी जगह यहाँ आ रहा था, ये आ रहा था। तो अगर इथाइल ग्रुप को हम लेते हैं तो इसके दूसरे नंबर पर होगा वो टर्सरी इथाइल अमीन होगा, और फिर प्राइमरी इथाइल अमीन। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, अगर इथाइल की जगह मिथाइल ग्रुप लगे, यानी प्राइमरी मिथाइल अमीन, सेकेंडरी मिथाइल अमीन, टर्सरी मिथाइल अमीन, तो ऑर्डर कुछ अलग होने वाला है। ऑर्डर क्या होने वाला है, ऑर्डर की अगर हम बात करें, यहां प्राइमरी मिथाइल अमीन, यहां पर हम अगर बात करें सेकेंडरी मिथाइल अमीन, और यहां पर अगर बात करें टर्सरी मिथाइल अमीन, ये आपका क्या हो गया, टर्सरी मिथाइल। इनकी बात अगर करें तो ऑर्डर देखो एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया है, क्योंकि इसका स्थान तो पहला है, यानी कि सेकेंडरी तो पहला आएगा ही, इसके बाद यहां पर आएगा प्राइमरी, और इसके बाद आएगा। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस इनकी हो जाती है। मेडिकल यानी कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आप देखना, बहुत बार पूछा गया है, जेईई में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। और इसको अगर हम एक ट्रिक की बात करें, समझने की बात करें, क्योंकि इथाइल और मिथाइल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इथाइल अपने आप में क्या होता है, बड़ा ग्रुप होता है, मिथाइल उससे छोटा, भाई CH3 एक कार्बन, C2H5 दो कार्बन, तो इनका अगर जिक्र करें तो मैंने कहा था कि इथाइल की जहां तक बात करते हैं हम, तो ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है, ये होता है, और मिथाइल की जहां तक बात करें तो ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। तो इसकी अगर आप एक नॉर्मल सी ट्रिक कहें या कुछ अपने को याद करने का तरीका कहें, इथाइल में बड़ा ग्रुप पहले, तो C पहला है, इथाइल बड़ा ग्रुप है कि नहीं, तो टर्सरी पहले आ रहा, मिथाइल छोटा ग्रुप है, तो क्या आ रहा, प्राइमरी। आप अपने हिसाब से किस तरह से याद कर सकते हैं, उस हिसाब से आप कह सकते हैं। मैंने पहले भी एक जिक्र किया था, और अब तो आपको पहले ही पता चल चुका होगा कि ऐसे भी पूछा जाता है कि अमोनिया और मिथाइल अमीन में, अमोनिया, ये अमोनिया हो गया है ना, NH3 अमोनिया, इसको हम NH3 भी बोलते हैं, है ना, कोई कंफ्यूज, NH3 इसमें, और मिथाइल अमीन, चलो आप इस समय डायरेक्ट लिख लो, ये है ये, और बड़ा कॉमन बेसिक इन नेचर है, तो आपको पहले ही पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के आधार पर देखें या इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर देखें, तो ये यहां पर अगर इनकी चर्चा करते हैं तो
मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देगा, घनत्व बढ़ाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की इसकी क्षमता ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट ये बेसिक तो है ही लेविस लुईस के आधार पे, लेकिन डेंसिटी तो इसकी बढ़ रही है, तो अपने आप में क्या ज्यादा हो जाएगा, बेसिक नेचर। तो आज का वीडियो हमने समझा, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस हमने समझा, और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी हमने प्रत्येक एक एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के इनका जिक्र किया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में फिर एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।